मैं संदीप सर अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तर वैदिक काल का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोग उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से किन किन चीजों को देखेंगे? कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार, इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जब मैं आप लोगों को ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन बता रहा था तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि चूंकि ऋग्वैदिक कालीन आर्य क्या थे, यायावर थे, उनके जीवन में स्थायित्व नहीं था। जब उनके जीवन में स्थायित्व नहीं था तो उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और कृषि क्या थी? गौण व्यवसाय थी। कृषि गौण किस लिए थी? क्योंकि कृषि के लिए क्या होती है? स्थायित्व की जरूरत होती है। फसलें एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही उपज देती हैं। तो ऐसे में हम लोग देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। और द्वितीय व्यवसाय क्या था? कृषि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब स्थिति क्या होती है? ठीक उलट जाती है। क्या होता है कि कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय हो जाता है और पशुपालन द्वितीय व्यवसाय हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल का समय था वो 1500 से 1000 बीसी था और उत्तर वैदिक काल का समय जो है वो 1000 से 600 बीच के बीच निर्धारित किया गया है। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे ऋग्वैदिक काल के वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, तब चीजें और अच्छे से क्या होंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोगों को पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उन पुरातात्विक प्रमाणों से क्या पता चलता है? पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि 1000 बीसी के आसपास क्या होता है? 1000 बीसी के आसपास गांधार, बलूचिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका प्रयोग मिलता है? लोहे का। 1000 बीसी के आसपास जो पुरातात्विक प्रमाणों से पुष्टि होती है कि 1000 बीसी के आसपास इन क्षेत्रों में, गांधार में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग लोहे से क्या हो गए थे? परिचित हो गए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 700 बीसी के आसपास अतरंजी खेड़ा, कहां से? अतरंजी खेड़ा है, कहां पर है? एटा जिले में, उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा एटा से भी हम लोगों को लोहे के औजार मिलते हैं। तो अब देखिए, अभी तक हम लोग देखे थे कि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अब 1000 बीसी के आसपास जब लोहे से वो लोग परिचित हो गए तो लोहा क्या होता है? एक कठोर धातु होता है। जब लोहा एक कठोर धातु होता है तो लोहे के प्रयोग से क्या हो गया? कृषि में गुणात्मक परिवर्तन आ गया। गुणात्मक परिवर्तन क्यों आया? तो गुणात्मक परिवर्तन क्यों आया? वो इसलिए आया कि जो लोहे के औजार होते थे उनसे वनों की कटाई क्या होती है? सुगम हो जाती है। अभी तक देखिए, जब मैं आप लोगों को बताया था कि ऋग्वैदिक आर्यों का निवासी क्षेत्र था, अब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में इनका प्रसार हो रहा था। जब उत्तर वैदिक काल में प्रसार क्यों हो रहा था? यहाँ तो घने जंगल है, आप लोग जानते हो कि गंगा यमुना का दुआब वाला क्षेत्र भी है। तो ऐसे में इन वनों को काटने के लिए उनको एक कठोर धातु की जरूरत थी और वो कौन था? लोहा मिल गया। तो ऐसे में क्या हुआ? इन वनों की कटाई हुई। जब वनों की कटाई हुई तो इससे क्या हो गया? कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। तो अब देखिए, आप लोग इसको इस तरह समझिए कि लोहे की भूमिका क्या हुई। लोहा से पहले क्या बने? औजार। लोहा से क्या बने? औजार से क्या हो गया? वनों की कटाई। और वनों की कटाई हुई तो वनों की कटाई के बाद क्या हो गया? उनका प्रसार हुआ, विस्तार भी हुआ। और क्या हुआ? कृषि योग्य भूमि का विस्तार। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लोहा उत्तर
उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या होता है कि कृषि भूमि का विस्तार होता है। अब कृषि भूमि के विस्तार के साथ साथ जो खेतों की जुताई होती थी, और जो खेतों की जुताई किससे होती थी? हल से होती थी। तो उस हल के फाल में भी अब लोहे का क्या होने लगा? प्रयोग होने लगा। जब हल के फाल में लोहे का प्रयोग होने लगा तो भूमि की गहरी जुताई हुई, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अनुकूल वातावरण बन गया और प्रोडक्शन क्या होने लगा? अधिक होने लगा। जब अधिक उत्पादन होने लगा तो उनके अंदर आर्थिक संपन्नता भी आती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ग्रामीण बस्तियों का क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। जब ग्रामीण बस्तियों का विकास होने लगता है तो इन बस्तियों में वो लोग अस्थायी रूप से क्या करने लगते हैं? निवास करने लगते हैं। अब उनके जीवन में क्या होता है? अस्थायित्व आ जाता है। जब अस्थायित्व आ जाता है तो स्थिति क्या होती है? जस्ट उल्टी हो जाती है। अब उनका क्या होता है? पशुपालन गौण व्यवसाय हो जाता है और कृषि प्रमुख व्यवसाय हो जाती है। आप लोग बस इतना ही याद करिए या नोट कर लीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय था और पशुपालन द्वितीय व्यवसाय। वही ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है और कृषि द्वितीय व्यवसाय थी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल में कृषि का तेजी से विस्तार हुआ, तो जब मैं आप लोगों को ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहा था तो ऋग्वैदिक काल में मैं आप लोगों को बताया था कि खेती कहाँ पर की जाती है? भूमि पर की जाती है। और किससे की जाती है? हल से की जाती है। हल से जुताई की जाती है। तो हम लोग देखे थे कि भूमि के भी हम लोगों को कई प्रकार देखने को मिले थे ऋग्वैदिक काल में, जिसमें एक उपजाऊ भूमि थी, एक अनुपजाऊ भूमि थी और एक मरुस्थली भूमि थी। मरुस्थली भूमि को लोग क्या बोलते थे? खिल्ले बोलते थे। सॉरी, खिल्ले किसको बोलते थे? अनुपजाऊ भूमि को। ऊसर भूमि को लोग क्या बोलते थे? खिल्ले। और उर्वरा किसको बोलते थे? उपजाऊ भूमि को। और धान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? मरुस्थल के लिए किया गया था। और देखिए, अब ये जो भूमि हो गई, भूमि की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। तो जो हल का प्रयोग करते थे उस हल को क्या बोला जाता था? तो हम लोग देखते हैं कि जो हल होते थे उसको क्या बोलते थे? इस हल को लांगल, ब्रिक, सीर, ये तीन शब्द हल के लिए वो लोग क्या करते थे? प्रयोग करते थे। इसके अलावा यहाँ पे हल का फाल होता है, और जो हल का फाल होता था इससे भूमि की जुताई होती थी तो एक रेखा बनती थी। तो इस हल रेखा के लिए भी वो लोग किस शब्द का प्रयोग किए थे? हल रेखा के लिए सीता शब्द का प्रयोग किए थे। इसके अलावा जो हल चलाता था किसान के लिए एक शब्द का प्रयोग मिलता है। किस शब्द का? किनास शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बैल लगे होते थे जो क्या करते थे? इन हलों को खींचते थे। तो इन हलों को खींचने के लिए जो बैल लगे होते थे उन बैलों को क्या बोला जाता था? ब्रिक बोला जाता था। इसके अलावा इस बैल के जो गोबर और मूत्र होता था उससे खाद का भी प्रयोग करते थे। तो खाद के लिए भी हम लोग एक शब्द देखे थे, करीस। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कृषि का उत्तर वैदिक काल में तेजी से क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में उत्तर वैदिक कार्य प्रसार कर रहे थे वो क्षेत्र भी क्या था? काफी उपजाऊ था। वहां तो उसी तरह फसल उपज होती थी अच्छी। अब ऐसे में इन चीजों का प्रयोग होने लगा तो उनका प्रोडक्शन क्या हुआ? और बढ़ने लगा। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक साहित्य में हम लोगों को विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाओं को देखने को मिलता है, जिसमें अथर्ववेद में एक व्यक्ति का उल्लेख है। किसका? पृथ्वी वैन्यू का। किसका उल्लेख है? पृथ्वी वैन्यू का। और अथर्ववेद में कहा गया है कि सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या किया था? कृषि कार्य किया था। ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कृषि कार्य किसने किया था? पृथ्वी वैन्यू ने। या पृथ्वी वैन्यू का
कहाँ पर उल्लेख है, तो अथर्ववेद में उल्लेख है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि विषय पूरी प्रक्रिया ही दी गई है। देखिए, खेतों में अनाज बोने से लेके काट कर खलिहान में जमा करने तक की जितनी प्रक्रिया होती है उन सब के बारे में विस्तृत चर्चा कहाँ पे की गई है, शतपथ ब्राह्मण में की गई है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जो कृषि विषय पूरी जानकारी हम लोगों को मिलती है वो इस ग्रंथ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि खेत जोतने के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है, कर्षण शब्द का प्रयोग हुआ है। और बोने के लिए वपन शब्द का प्रयोग हुआ है। और फसलों को काटने के लिए कर्तन शब्द का प्रयोग हुआ है। और मारने के लिए मर्दन शब्द का प्रयोग हुआ। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि विषय पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है काठक संहिता। काठक संहिता में देखिए 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हल का उल्लेख है। अब सोचिए कितने बड़े बड़े और विशाल हलों का प्रयोग करते थे, जिसको खींचने के लिए 24 बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि 24 बैलों द्वारा जो जोते जाने वाले हल का उल्लेख है वो कहाँ पर है, काठक संहिता में है। इसके अलावा देखिए यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का उल्लेख है। इसके बाद देखिए अभी हम लोग क्या देखे थे, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की प्रमुख फसल क्या थी, जौ। तो हम लोग क्या देखे थे, ऋग्वैदिक आर्यों की जो प्रमुख फसल थी यौ थी। इसके अलावा एक धान में मिलता वो भी फसल थी कि नहीं थी, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में फसलों की एक विस्तृत सूची हम लोगों को देखने को मिलती है। सिर्फ देखिए चावल की ही 5 किस्मों का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर, यजुर्वेद में। 5 किस्म कौन कौन सी हैं, महाव्रीहि, कृष्णव्रीहि, शुक्लव्रीहि, आशुधान्य और हायन। ये 5 किस्म है किसकी, चावल की। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहीं पर कि और किन फसलों से वो लोग परिचित थे। तो हम लोग क्या देखें, यौ तो ऋग्वैदिक काल में भी यूज होता था। इसके अलावा गेहूं को क्या बोला जाता था, गोधूम बोला जाता था। तिल का भी यूज करते थे, उड़द का भी यूज करते थे, मूंग का भी यूज करते थे, गन्ना का भी वो लोग प्रयोग करते थे। तो इस तरह एक फसलों की हम लोगों को विस्तृत सूची मिलती है, जिसमें देखिए अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से, अतरंजी खेड़ा से हम लोगों को देखने को मिलता है कि अतरंजी खेड़ा से किन किन फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अतरंजी खेड़ा से गेहूं, जौ, चावल। अतरंजी खेड़ा से भी हम लोग क्या देखे थे कि लोहे के 700 BC के आसपास लोहे के कृषि उपकरण मिले हैं। उसके साथ ही यहाँ से गेहूं, जौ और चावल के प्रजातियों के भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा हम लोग हस्तिनापुर से क्या देखते हैं कि हस्तिनापुर से चावल की जंगली किस्म और गन्ने का साक्ष्य मिला है। तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग विभिन्न प्रकार की फसलों से क्या थे, परिचित थे। इसके अलावा देखिए अथर्ववेद में भी कृषि के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं जो हम लोगों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो क्या है कि अथर्ववेद में कृषि दासियों का उल्लेख है, जो कृषि कार्य करती थी मजदूर की तरह। तो उस तरह जो महिलाएं काम करती थी खेतों में, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, कृषि दासियों का उल्लेख किया गया। इसके अलावा सिंचाई हेतु नहर खोदने का भी उल्लेख है। देखिए ऋग्वैदिक काल में हम लोग क्या देखे थे कि सिंचाई के 2 साधन थे, एक स्वयंजा और दूसरा खनिमित्रा जैसे नहर, तालाब, कुएं का जल होता था। स्वयंजा जो वर्षा का जल होता था। उसी तरह अथर्ववेद में हम लोगों को सिंचाई हेतु नहर खोदने का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसके अलावा टिड्डियों द्वारा फसल नष्ट होने का भी किसमें चर्चा की गई है, अथर्ववेद में। आज भी देखिए हम लोग टिड्डियों से परेशान हो जाते हैं, पाकिस्तानी टिड्डियां अक्सर आकर परेशान करती रहती हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि अथर्ववेद में टिड्डियों द्वारा फसल को नष्ट किए जाने का भी क्या किया गया है,
वर्णन किया गया। इसके अलावा अथर्ववेद में ही हम लोग देखते हैं कि कृषि आपदाओं जैसे अतिवृष्टि और अनावृष्टि से सुरक्षा के लिए मंत्रों की रचना की गई, मंत्रों का वर्णन है। तो आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि कृषि आपदाओं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि को दूर करने के लिए मंत्र कहाँ पे वर्णित है? तो अथर्ववेद में ही वर्णित है। इतनी प्रमुख जानकारी किससे है? उत्तर वैदिक आर्यों के कृषि संबंधित है। इससे अधिक देखिए आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए। तो आप लोग मुख्य रूप से क्या याद रखेंगे? उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। हम लोगों को इसकी जानकारी मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है? तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं अथर्ववेद में ही। अथर्ववेद में पृथ्वी वैन्यू ने सर्वप्रथम कृषि किया, इसका उल्लेख है। इसके अलावा अथर्ववेद में ही हम लोग देखते हैं कृषि दासियों का उल्लेख है, सिंचाई हेतु नहर खोदने का उल्लेख है, टिड्डियों द्वारा फसल नष्ट होने का भी वर्णन किया गया है। कृषि आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि को दूर करने के लिए मंत्र भी कहाँ से मिलते हैं? अथर्ववेद में ही मिलते हैं। इसके अलावा यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का उल्लेख किया गया है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हल का वर्णन है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विभिन्न प्रक्रियाओं का जैसे खेत जोतने का, बोने का, काटने का, मारने का, इन सब का वर्णन किसमें किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया। अब आइए हम लोग किसको देखते हैं? पशुपालन को। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे थे? वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया था? कृषि। लेकिन पशुपालन का भी महत्व क्या है? बना रहा। उत्तर वैदिक काल में भी पशुपालन का महत्व बना रहा। तो पशुपालन में हम लोग मुख्य रूप से क्या देखते हैं? गाय। गाय के लिए आप लोग जानते होंगे वैदिक काल में एक शब्द का प्रयोग किया गया था, अघन्या, अर्थात न मारे जाने योग्य। उत्तर वैदिक काल में भी गाय की महत्ता बनी रही। हम लोग क्या देखते हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद में यज्ञ के अतिरिक्त अगर गाय का वध किया जाता था तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। यहाँ पे आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा, यज्ञ के अतिरिक्त गोवध पर मृत्यु दंड। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब कि गाय की महत्ता उत्तर वैदिक काल में भी क्या थी? बहुत अधिक थी। इसके अलावा हम लोग अगला क्या देखते हैं? बैल। बैलों का भी देखिए बहुत अधिक महत्व बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि कृषि में उनका इस्तेमाल किए जाने लगा। इसके अलावा हम लोग और किसका उल्लेख देखते हैं? हाथी। हाथी। तो हाथी देखिए हम लोग क्या देखे थे? ऋग्वैदिक काल में हाथी का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हाथी का वर्णन मिलने लगता है। और जो हाथियों पर नियंत्रण करता था उसके लिए एक शब्द का उल्लेख है। किस शब्द का उल्लेख है? हस्ती शब्द का उल्लेख है। इसके अलावा और कौन सा पशु यूज करते थे वो लोग? गधे, कुत्ता, गधा, कुत्ता, हाथी, बैल, गाय, ये कुछ प्रमुख पशु हैं जिनका वो लोग क्या करते थे? प्रयोग करते थे। इसके अलावा देखिए अश्व, घोड़ा। अश्व का भी वो लोग प्रयोग करते हैं। अश्व का प्रयोग किसमें करते थे? रथ के रूप में करते थे। अश्व का प्रयोग किसके रूप में करते थे? रथ के रूप में करते थे। इसके अलावा सुअर से भी परिचित थे। तो ये क्या है? उनके कुछ पशुपालन से संबंधित जानवर है। अब हम लोग उनका जो सबसे प्रमुख व्यवसाय है उद्योग। उद्योग को देखते हैं। देखिए इस काल में उद्योगों का काफी विकास हुआ। ऋग्वैदिक काल में जहाँ पे हम लोगों को नाम मात्र की औद्योगिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, वहीं उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को विस्तृत पैमाने पर क्या है? उद्योग देखने को मिलते हैं। और मुख्य रूप से वाजसनेयी संहिता में, कहाँ पर? वाजसनेयी संहिता में क्या किया गया है? उद्योग धंधों की विस्तृत सूची दी गई है। तो आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर उद्योग धंधों की विस्तृत सूची दी गई है। देखिए यहाँ पे नोट किया गया है कि वाजसनेयी संहिता में उद्योग धंधों की विस्तृत सूची देखने को मिलती है।
इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन लोग थे? कैवर्त मतलब मछुआरा होता था, ये लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। किनास अभी मैं बताया ही हूँ, किनास किसके लिए प्रयोग किया गया? किसान के लिए। पुलपुली धोबी जो कपड़ा धोने का काम करते थे। कुलाल कुंभकार, ये लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? मृदभांड बनाने का काम करते थे। मृदभांड में देखिए हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे दो प्रकार के मुख्य रूप से हम लोगों को मृदभांड देखने को मिलते हैं। एक कौन सा? चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। और दूसरा मृदभांड कौन था? तो मृदभांड में हम लोग क्या देखते हैं कि मुख्य रूप से दो तरह के मृदभांड यूज करते थे। एक चित्रित धूसर मृदभांड और दूसरा उत्तरी काली पालिश मृदभांड। उत्तरी काली पालिश मृदभांड। देखिए इसको PGW बोला जाता है और इसको NPBW। तो मुख्य रूप से दो तरह के मृदभांड यूज करते थे, PGW और NPBW। इसके अलावा लाल मृदभांड का भी प्रयोग करते थे। तो मृदभांड बनाने का काम कौन करता था? कुलाल या कुंभकार करते थे। इसके अलावा बिदलकारी, वेद उद्योग का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा रजयित्री, रजयित्री क्या करती थी? कपड़ा रंगने का काम करती थी। इसके अलावा देखिए इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो क्या है? धातु उद्योग में आया। धातु उद्योग में वो लोग क्या करने लगे? धातु को गलाने लगे। धातु को क्या करने लगे? गलाने लगे। धातु को गलाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अयस्ताप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब इस काल में जब धातु गलाने लगे तो धातुओं से संबंधित विभिन्न उद्योगों का भी क्या हुआ? विकास हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं कि लोहा, तांबा, सीसा, टीन, चांदी, सोना, इन सब से वो लोग विभिन्न उपकरण क्या करने लगे? गलाकर बनाने लगे। जिसमें हम लोग देखे थे ऋग्वैदिक काल में कि अयस शब्द का प्रयोग किया गया था। अयस शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था? वहां पे कांसे के लिए किया गया था। लेकिन अब देखिए जब 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हो जाती है तो हम लोग देखते हैं कि लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा? श्यामयस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। आप लोगों से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लोहा को क्या बोला जाता था? श्यामयस बोला जाता था। तांबे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो तांबे के लिए लोहितयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। आकाशा के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये तीनों याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सीसी का भी प्रयोग करते थे और इसका हम लोगों को प्रमाण कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम शीशे का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इसके अलावा त्रपु, रांगा या टीन के लिए प्रयोग किया गया। रुक्म चांदी को कहते थे और हिरण्य सोने को कहते थे। और आप लोग जानते होंगे जो सोने का काम करता था उसको क्या करते थे? हिरण्यकार कहते थे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इनके कुछ प्रमुख उद्योगों का भी क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में विकास हुआ। अब हम लोग क्या देखते हैं? व्यापार। तो देखिए इस काल में हम लोगों को व्यापार वाणिज्य भी विस्तृत पैमाने पर देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जहाँ पर नाम मात्र का व्यापार था और व्यापारी के रूप में सिर्फ पढ़ी का उल्लेख था, तो यहाँ पे हम लोग व्यापार में क्या देखते हैं कि व्यापार में व्यापारी का रूप किस रूप में उल्लिखित किया गया है? तो व्यापारी को जो उल्लिखित किया गया है वो पढ़ी के रूप में तो उल्लिखित ही किया गया है। इसके अलावा और किस रूप में उल्लिखित किया गया है? तो और हम लोग देखते हैं वणिक। आज भी जानते होंगे वणिक बोलते हैं लोग। तो व्यापारी को उस काल में क्या बोला जाता था? पढ़ी और वणिक बोला जाता था। इसके अलावा देखिए जो व्यापार होता था वो किससे होता था? जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। तो जो जल मार्ग से होता था उसमें हम लोग देखते हैं कि जल मार्ग से हम लोगों को एक प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? वाजसनेयी संहिता से। वाजसनेयी संहिता में क्या बोला गया है? वाजसनेयी संहिता में 100 दंडों वाले जलपोत का वर्णन किया गया है। किसका? 100 दंडों वाले जलपोत का। इसके अलावा देखिए जो फारस के खाड़ी के देशों से व्यापार करते थे,
फारस की खाड़ी से देखिए, फारस की खाड़ी से व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या? देवपड़ी। तो अभी तक हम लोग क्या देखे? व्यापार, व्यापारी को क्या बोलते थे? पड़ी या वणिक बोलते थे। व्यापार दोनों मार्गों से होता था, जल और स्थल। जल मार्ग से किसके द्वारा होता था? नाव के द्वारा होता था। तो इस नाव में हम लोग क्या देखते हैं कि वाजस्नेयी संहिता में हम लोगों को 100 दंडों वाले जलपोत का भी क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और फारस की खाड़ी के देशों से जो व्यापारी व्यापार करते थे उनको क्या बोला जाता था? देवपड़ी बोला जाता था। स्थल मार्ग में देखिए मुख्य रूप से वो लोग किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी और रथ। बैलगाड़ी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अनस। आप लोग याद रखिएगा, बैलगाड़ी को क्या बोला जाता था? अनस बोला जाता था। ये आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि उत्तर वैदिक या ऋग वैदिक काल में बैलगाड़ी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनस शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा देखिए, इस काल में हम लोग देखते हैं कि जब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, उद्योगों का विकास हो गया, तो व्यापारियों का महत्व क्या हो गया? बढ़ने लगा था। और ऐसे में व्यापारिक संघों का भी, व्यापारिक निगमों का भी क्या होने लगा? विकास होने लगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो व्यापारियों का प्रमुख होता था, व्यापारियों के प्रमुख के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यापारियों के प्रमुख को क्या बोलते थे? श्रेष्ठीन बोलते थे। ये भी देखिए कई बार आप लोगों के परीक्षाओं में पूछा गया कि व्यापारियों के प्रमुख के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? श्रेष्ठीन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए, इस समय हम लोगों को थोड़ा सा महाजनी प्रथा के भी उद्भव का प्रमाण देखने को मिलता है। वो कैसे मिलता है कि अब वो लोग क्या करने लगते थे? ब्याज पर पैसा बांटने लगे या ऋण देने लगे। जब ब्याज पर पैसा बांटने लगे, ऋण देने लगे, तो हम लोग देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में, कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में ऋणदाता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। वो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कुशीदीन शब्द का प्रयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में ऋणदाता को क्या बोला जाता था? कुशीदीन बोला जाता था। और तैतरीय ब्राह्मण में आप लोग जानते होंगे, तैतरीय ब्राह्मण में ऋण के लिए, जो ऋण दिया जाता था, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कुशीदी शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया? कुशीदी। ये दोनों शब्द आप लोग याद रखिएगा। कुशीदीन मतलब ऋणदाता और कुशीद या कुशीदी मतलब ऋण होता था। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? व्यापार वाणिज्य का काफी विकास होता है। इसके अलावा मापतौल में देखिए मुख्य रूप से वो लोग किन किन चीजों का प्रयोग करते थे? तो मापतौल में हम लोग देखते हैं निष्क, शतमान, कृष्ण। देखिए, माप तौल की इकाई, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। माप तौल की इकाई के रूप में हम लोग किस किस चीज का प्रयोग करते थे? निष्क का, शतमान का और कृष्णल का और पाद और रत्तिका। देखिए, इसमें रत्तिका जो होती थी ये सबसे छोटी इकाई होती थी। माप तौल की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? रत्तिका होती थी। और कृष्णल क्या था? सबसे मूलभूत इकाई थी। सबसे मूलभूत इकाई कौन सी है? कृष्णल। इसके अलावा देखिए, निष्क अभी मुद्रा से वो लोग परिचित नहीं थे। जो लेन देन होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से ही होता था। तो हम लोग देखते हैं कि निष्क, शतमान, इनके माध्यम से भी वो लोग क्या करते थे? विनिमय करते थे, आदान प्रदान वस्तुओं का करते थे। तो इनका कहीं कहीं मुद्रा के रूप में भी उल्लेख देखने को
मिलता है, लेकिन प्रमाणिक मुद्रा के रूप में नहीं। इसके अलावा हम लोग यहाँ क्या देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग गले के हार के लिए भी किया गया था, सोने के लिए भी किया गया था। तो यहाँ से निष्क भी आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इससे भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिया जाता है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किससे है? उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन से है। इससे अधिक आप लोगों की परीक्षाओं में नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।